सड़क के किनारे एक आदमी गिरा पड़ा रहता है कि तभी एक फोन राजस्थान के शेखपुरा थाने पर पहुंचता है और वो डरी सहमी आवाज में कहता है कि साहब, थाने से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। शायद वो जिंदा है या मर गया, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दूर से देखने पर लग रहा है कि वो व्यक्ति मर चुका है। और इतना सुनना ही था कि राजस्थान पुलिस की उस शेखपुरा थाने के सिपाही सहित एसएचओ तक तुरंत एक्टिव होते हैं और मौका वारदात पर पहुंचते हैं। जैसे ही मौका वारदात पर पहुंचते हैं, वो सामने देखते हैं कि किसी व्यक्ति का गला कटा हुआ है और वो वहीं पर गिरा हुआ है। और जब उस लाश से 10-20 मीटर और आगे बढ़ते हैं तो उसका मोबाइल और उसकी मोटरसाइकिल दोनों वहीं पर पड़ी रहती है। पुलिस इसे देखती है और अब शव को अपने कब्जे में लेती है। शव का पंचनामा कराया जाता है, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अब इनके कातिलों को पता लगाना कि कौन है ये व्यक्ति, कैसे इसे मारा, किसने मारा, ये सब की जानकारी पुलिस के पास कुछ नहीं होती है, क्योंकि ये व्यक्ति राजस्थान का नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी कुछ ऐसी होगी जिसे आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि वो कहा जाता है कि अगर आपको पत्नी अच्छी मिल जाए तो आपकी जिंदगी नर्क से स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन अगर वही पत्नी बेकार मिल जाए, हौसी मिल जाए, तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से नर्क बन जाएगी। तो इसलिए ये कहानी ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक तो जरूर सुनिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों, हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से, जहाँ पर एक लड़का एक बेंच पर बैठा होता है, जो एक पार्क का बेंच होता है, और उसी पार्क में एक लड़की जो बेहद खूबसूरत, हसीन और देखने में इतनी सुंदर होती है कि ये लड़का ये समझ नहीं पाता कि वो एक लड़के की माँ है। इसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बिना शादीशुदा लड़की है। अब देखते ही देखते वो लड़की भी इसी बेंच पर बैठ जाती है और इधर वो लड़का भी बैठा रहता है। लड़के का नाम इंद्रपाल होता है और उस लड़की का नाम शशि होता है। हालांकि वो एक बच्चे की माँ होती है, लेकिन इस लड़के की नज़र में वो कुंवारी लड़की नजर आती है इसी। अब चूंकि लड़की देखने में इतनी सुंदर होती है, उसकी आंखें से लेकर हर चीज इतने सुंदर होते हैं कि वाकई तारीफ के काबिल होते हैं। अब वो इसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है और उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। उधर वो लड़की भी कुछ इसी तरीके की होती है, वो भी इससे बात करने लगती है। अब देखते ही देखते दोनों में की ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती अब आए दिन पार्क में मिलना शुरू हो जाता है। अब दोस्ती प्यार में बदल जाता है, लेकिन प्यार कुछ आगे बढ़े, यानी मिलना जुलना शुरू हो, संबंध बनने शुरू हो, उससे पहले ही ये लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसे एक दिन पार्क में पकड़ता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। और जब सिंदूर भर देता है तो उससे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही उसे अपने घर चलने के लिए कहता है तब वो कहती है कि मेरा तो एक छोटा सा बच्चा है। अब इतना सुनना ही था कि लड़के के पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई हो कि अरे, तुम्हारा बच्चा भी है, ये तो तुमने मुझे नहीं बताया। तो उसने कहा तुमने पूछा भी नहीं तो मैं बताऊं कैसे। अब यही उन दोनों में वार्तालाप होती है, लेकिन अब ये करे तो क्या करे, ये तो शादी कर चुका होता है। फिर भी कोई बात नहीं, ये लड़का अच्छा होता है और उस बच्चे के साथ इस महिला को एक्सेप्ट कर लेता है, शादी कर चुका होता है और उसे ये अपनी पत्नी मान लेता है। अब पत्नी मानने के बाद वो उससे कहता है कि चलो तुम मेरे घर चलो, मेरा घर हरियाणा के भिवाड़ी में है। अब वो उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। घर पर वो तकरीबन 6 से 7 महीने तक रहती है, लेकिन फिर शशि इंद्रपाल के परिवार वालों से झगड़े करना शुरू कर देती है और इसी झगड़ों की वजह से इंद्रपाल परेशान हो चुका होता है। क्योंकि अब तो शादी करके वो इस लड़की के जाल में फंस चुका रहता है, तो वो कहता है कि ठीक है तुम बताओ कहाँ चले। तो वो कहती है राजस्थान चलो तुम। अब ये लोग राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान के भिवाड़ी में इन्होंने एक कमरा किराए पर लिया
और कमरा किराए पर लिया तो उसी में ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि नई जगह होती है तो इंद्रपाल को भी जॉब की सख्त जरूरत होती है। ढूंढते ढूंढते वो एक कंपनी में गार्ड की नौकरी पा जाता है और वहीं पर वो नौकरी करना शुरू करता है। क्योंकि उसने शादी की रहती है, अपनी पत्नी के पेट पर्दे को पालना रहता है और दोनों के बीच देखते ही देखते तकरीबन साल भर बीत चुके होते हैं राजस्थान में रहते हुए। और इंद्रपाल की बच्चे की माँ बनने वाली होती है शशि, और बच्चा हो भी जाता है और दोनों का लाइफ अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन एक बात से इंद्रपाल हमेशा बेखबर रहता है और वो बात होती है, जैसे ही इंद्रपाल उस घर से निकलता है, उस फ्लैट से निकलता है, तो उस घर में, उस फ्लैट में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। अब ये बात इंद्रपाल को नहीं पता होती है कि आखिर कौन लोग हैं जो मेरे घर में आते हैं। मेरी पत्नी अकेले रहती है तो मिलते हैं, क्या करती है मेरी पत्नी उन लोगों के साथ, वो लोग मेरी पत्नी के साथ क्या करते हैं। इस तरीके की तमाम प्रकार की बातें थीं जो अगल बगल वालों के लोगों की मन में चल रही होती हैं। लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाता कि वो इन सब बातों को इंद्रपाल से शेयर करें। कि तभी अचानक एक दिन इंद्रपाल की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिना बताए अपने घर पर चला आता है। और जैसे ही घर पर आता है, यकीन मानिए दोस्तों, इंद्रपाल के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक जाती है। एक नहीं बल्कि दो दो व्यक्तियों के बीच में इंद्रपाल की पत्नी बैठी रहती है। लेकिन जैसे ही कोई दरवाजा खटखटाता है, वो तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागती है और जंगले से देखती है इंद्रपाल। उसके पैरों तले तो मानो जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो लोग कहते हैं टेंशन ना लो, मैं तुम्हें अपनी बहन बताऊंगा। उसके बाद दरवाजा खुलता है, इंद्रपाल अंदर आता है और पूछता है, अरे ये लोग कौन बैठे हुए हैं। तो वो कहती है कि मेरे भैया हैं, ये लोग दिल्ली से आज ही आए हैं, मैं आपको फ़ोन करने वाली ही थी। और यही सब बात कह के चाय पानी कराती है। फिर वो लोग बहना बोलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इंद्रपाल को बात समझ में आती नहीं। वो कहता है कि तुम तो इससे पहले बताती थी कि मेरा कोई है नहीं, तो ये नया भाई कहाँ से पैदा हो गया। लेकिन शशि किसी तरीके से बात घुमा देती है, बातों में उलझा देती है और इंद्रपाल को सच्चाई नहीं बताती है कि वो इन लोगों के साथ करती क्या है। अब एक दिन के बाद फिर दोबारा इंद्रपाल आता है। फिर वही दो शख्स घर पर मौजूद रहते हैं। क्योंकि 2-3 बार जब ऐसा होता है तो इंद्रपाल शशि से झगड़ा करने लगता है और शशि भी उससे झगड़ा करती है और कहती है अपने काम से काम रखो, मेरे भाई हैं, मैं बुलाऊं चाहे जो मर्जी वो करूं, तुमसे क्या मतलब है। तो वो इंद्रपाल समझाता है कि तुम मेरी पत्नी हो, कोई तुम मेरी गर्लफ्रेंड या वो नहीं हो कि तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। वो कहती है कि पत्नी हो तो क्या तुम मुझे खरीद लिए हो, मेरा जो मर्जी मैं वही करूंगी। अब इतना सुनना ही था कि दोनों के बीच बवाल बढ़ जाता है। और इसी दरमियान 29 जून शनिवार सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास राजस्थान के शेखपुरा थाने पर एक खबर आती है, जिसे सुनकर थाने के एसएचओ सहित पूरे थाना के लोग चौंक जाते हैं। वो खबर ये होती है कि साहब, थाने से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक लाश पड़ी हुई है, न जाने वो किसकी लाश है, कौन है वो, आप लोग तुरंत आ जाइए। और जैसे ही उस डरी सहमी आवाज को वो सुनते हैं, पुलिस वाले सीधे मौका वारदात पर पहुंचते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही कि शव को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जब उस मोबाइल के नंबरों को खंगाला जाया शुरू किया जाता है तो पूरी डिटेल इस व्यक्ति की निकल चुकी होती है और इसी व्यक्ति का नाम इंद्रपाल होता है। और इंद्रपाल की अब हत्या हो चुकी होती है, जिसके बारे में इंद्रपाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया था जिसकी वजह से उसकी हत्या हो। लेकिन उसकी हत्या हो गई। अब मौकाए वारदात पर पुलिस जब पहुंचती है, गाड़ी का नंबर खंगालती है, हर चीज बात होती है, तो पूरी कहानी पुलिस को पता चलती है। अब पुलिस तत्काल उस फ्लैट पर पहुंचती है और फ्लैट पर देखती है कि ताला लगा हुआ है। तो पुलिस आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करती है, तो आसपास के लोग बताते हैं कि इंद्रपाल की पत्नी एक दिन पहले ये घर छोड़कर चली जाती है। सुबह को जब इंद्रपाल आता है तो देखता है कि कोई है नहीं। फिर उसके बाद वही 2 लोग जो हम अक्सर उसके घर में आया करते थे, वो 2 लोग उससे मिलते हैं और उसे न जाने कहाँ लेकर जाते हैं। अब इतना ही बात सुनना था कि पुलिस के लिए इतना क्लू काफी था।
तुरंत सर्विलांस से वो नंबर ट्रेस किया जाता है और वो नंबर इंद्रपाल के भी मोबाइल में सेव होता है। उन दोनों व्यक्तियों का नाम होता है, एक का बालकांत तो दूसरे का कुलदीप। और बालकांत और कुलदीप को पुलिस ट्रेस करती है, लेकिन वो दोनों लोग फोन पर थाने पे बुलाने पर नहीं आते हैं। इसलिए नंबर को सर्विलांस पर लगा के तकरीबन 1 आध घंटे के अंदर दोनों को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। पहले तो प्यार से पूछा जाता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि साहब मुझे कुछ पता ही नहीं है। तब पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है तो वो दोनों लोग बता देते हैं कि साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इंद्रपाल की पत्नी शशि की है। उसी ने ये खौफनाक प्लान बनाया, क्योंकि हम लोगों के साथ 2-3 बार शशि को इंद्रपाल ने देख लिया था, जिसकी वजह से वो इन दोनों में झगड़ा होता था और उसने ही कहा कि इंद्रपाल को रास्ते से हटा दो। अब सोचिए कि वो एक बच्चे की माँ है, जिस व्यक्ति की मतलब अपने पति की एक बच्चे की माँ भी है, उसके बावजूद उसकी हवस इतनी नहीं भर रही थी कि वो अपने पति को ही जान से मरवा देती है और वो घर छोड़कर उसी जगह से दूसरे कॉलोनी में शिफ्ट हो जाती है। और अगले दिन जैसे ही इंद्रपाल घर पर आता है, हम लोग बताते हैं कि वो घर छोड़कर कहीं चली गई है और हम लोग उसे एक राय देते हैं कि दूर के इलाके में एक बाबा जी रहते हैं, तुम वहीं चले जाओ, वो बता देंगे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। क्योंकि वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, अपने बच्चे से उसे इतना लगाव था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधे उस बाबा के पास भागता है कि शायद बाबा खबर बता देंगे तो मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों से मिल लूंगा। और इसी विश्वास के लिए वो उस बाबा की तरफ भागता है और इसी मौके की तलाश में बालकांत और कुलदीप रहते हैं। जैसे ही सुनसान इलाका आता है, वो मोटरसाइकिल से जा रहा होता है, पीछे से ये लोग स्कूटी से भी चल रहे होते हैं और वहीं हाथ दे के रोकते हैं और हाथ पकड़ता है बालकांत और कुलदीप गला रेत देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद से पूरी कहानी जब पुलिस सुनती है, उसकी पत्नी को बुलाया जाता है और जब पत्नी से पूछताछ किया जाता है तो इतनी चौंकाने वाली, इतनी सर्वनाक जवाब देती है जिसे सुनकर आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे। वो कहती है कि मेरा उससे मन नहीं भर रहा था, इसलिए मुझे और लोगों की जरूरत थी और वो इसका विरोध कर रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसकी जान ले ली। इस तरीके की बेतुके जवाब सुनकर किसी के भी मूड खराब हो जाएगा और कोई भी उसके लिए 2-4 शब्द तो जरूर बोल देगा। और इसी के बाद पुलिस इन तीनों लोगों को जेल भेज देती है। अब ये हवस अपनी उसी जेल में मिटाए। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि अगर परिवार में पत्नी सही है तो आपका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन अगर एक पत्नी गलत मिल गई तो आपका जीवन नर्क बनते भी समय नहीं लगेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखिए, सावधान रखिए। विश्वास उतना ही कीजिए जितना समझ में आए। हद से ज़्यादा विश्वास आपके बुरा बनने का कारण भी हो सकता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।